तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के समक्ष यूपी बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट हिंदी का पेपर जारी हुआ है उसको लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ में मैं आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आइए उसके सॉल्यूशन की ओर हम सभी आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताता हूं, तो जैसे मैं 2026 का जो अभी ऑफिशियल लेटेस्ट पेपर है इसको ध्यान रख लीजिए, इसको रट लीजिए, रख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से आएगा। बिल्कुल श्योर गारंटी के साथ कह रहा हूं, यहीं से आएगा, ऐसे ही आएगा, बिल्कुल श्योर, बिना किसी संदेह के आप इसको रख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि मैं आपसे आगे बढ़ता हूं सॉल्यूशन की ओर, तो आपको सबसे पहले बिल्कुल ऐसे ही पेपर जो आएगा उसको ध्यान से पढ़ना है। आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। कितने समय का? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट के समय में आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पेपर देखना है। अगर आपको नहीं पता, अभी से आप डायरेक्शन जान लीजिए क्या क्या आपको करना है एग्जाम में, वो भी ध्यान देते रहिए। जैसे कि पहले प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी 15 मिनट जो आपका है वो आपको पेपर पढ़ लेना है। आपको सारे पेपर खोल करके देख लेना है कि पेपर में आपका जो प्रिंटिंग वगैरह है सब कुछ सही है कि नहीं है, पेपर कहीं से किसी प्रकार कोई पेज कमी नहीं है, या फिर और भी कुछ जो भी समस्या पेपर की हो तो आपको देख लेना है। दूसरा जो इसमें है कि प्रश्न पत्र 2 भाग खंड आ और बा में विभाजित है। ये पेपर 2 विभागों में, आपको जितने भी पेपर मिलेंगे सब 2 भागों में विभाजित होंगे, उसको भी आपको ध्यान देना है। खंड आ, पहला जो होगा खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको आपको ओएमआर शीट पे करना है। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट, आपको जेल पेन नहीं इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना है। तो आपको नीला और काला पेन का इस्तेमाल करना है। और जैसे जो विकल्प होगा, जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले विकल्प का सी का है तो आपको सी वाला ही काला करना है, अन्य उसमें किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करना है, अन्यथा आपका वो नंबर, वो प्रश्न गलत माना जाएगा। जैसे आपके पहले में आपने 2 सही कर दिया, 2 गोलों को भर दिया, तो वो गोला आपका नहीं माना जाएगा, वो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। फिर है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, यानी 20 प्रश्न आपका आएगा खंड आ से। एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, यानी 20 प्रश्नों का आपको 20 प्रश्न हो गया, ठीक है ना। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं या इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। जो ओएमआर शीट आपको मिलेगी, अगर मान लीजिए अपना पहला का सी भर सही है, जैसे यहाँ पे है ना, दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ 1959 ईस्वी, ये सही है आपका, तो ये सही है, परंतु आपको ये ध्यान नहीं देना, अगर मान लीजिए 1959 सी के बजाय आपने बी भर दिया, अब बी भर दिया, जैसे कॉपी में आप क्या करते हैं, गलत हो गया तो आपने उसको इरेज किया, इरेज करके वहां पे फिर से उसके बगल लिख देते हैं, तो वहां पे ये कार्य नहीं होगा। जो आपका हो गया सो हो गया। अगर आपने पहले में बी भर दिया तो बी ही माना जाएगा। फिर आप अगर सोचे हम इसको इरेज कर दें, इस पे व्हाइटनर लगा दें या कुछ और अंकित कर दें, तो ये मान्य नहीं होगा। तो आपको ओएमआर बिल्कुल सावधानी से भरना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित है, यानी जो प्रश्न है उसका अंक उसके सामने लिखा हुआ है, तो कितने नंबर का है ये आपको मिलना है। तो आप सभी के समक्ष मैं बोर्ड एग्जाम का जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न का ऑफिशियल पेपर हुआ है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो सारे बच्चे पहले फटाफट इसे, हमारे इस सुंदर वीडियो को अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ठीक है। और आपको बिल्कुल यहीं से आने वाला है, ऐसे ही आएगा, ये बिल्कुल संदेह बिल्कुल दूर करके यहां से देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्या आना है कि पहला प्रश्न है दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ, ये कह रहे हैं कि दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ कब, तो भैया तार सप्तक ऐसे याद कर लीजिए, तार सप्तक हो गया ये, ठीक है, तार सप्तक हो गया। तो तार सप्तक कब हुआ प्रकाशित? 1943। अब हमने आपको कहा था इसमें 43 में, इसके लिए हमने टिक बताया था कि तार सप्तक जब 43 हो जाएगा तो 43 में 8 जोड़ देंगे भैया, ठीक है, 43 में 8 जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो 1951 हो जाएगा। एक का क्या हो गया, ये दूसरा सप्तक हो गया, ठीक। और 51 में जब 8 जोड़ेंगे तो 1959 हो जाएगा, ये हो गया तीसरा तार सप्तक। और 59 में 20 जोड़ना है तो 1979 हो जाएगा, ये हो गया चौथा तार सप्तक। तो चारों तार सप्तक आपके हो जाएंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है
कि आपको तार सप्तक की डेट याद रखना है, उसके बाद 88-20, तार सप्तक 43 में 43-8 51, 51-8 59। तो आपका अब इसमें सही क्या क्या होगा? अब देखिए दूसरा तार सप्तक, पहला 43 में क्या था? तार सप्तक। 51 में क्या है? दूसरा। तो आपका भैया यही सही हो रहा है, दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी। कितना? 1951 ईस्वी दूसरा तार सप्तक इसी समय में प्रकाशित हुआ। 1959 में तीसरा है और 1979 में चौथा है। तो ये चारों यहाँ पे उत्तर ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो आपको दूसरा पूछा है, तो आपको दूसरा 1951 ईस्वी। ठीक है ना? अब देखिए सुमित्रानंद पंत की रचना है। अब भैया कौन सी रचना है ये आपको ध्यान देना है, इसमें दिया है। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अलग कर लीजिए। अब जैसे सुमित्रानंद पंत रचना है, यहाँ ऑप्शन दिया ए उर्वशी, बी पल्लव, सी साकेत, डी कामायनी। तो अब आप देखें उर्वशी, उर्वशी भैया किसकी है? ऐसे अलग कर लीजिए सबको। उर्वशी है दिनकर की। ठीक, ये हो गए दिनकर। फिर आपका पल्लव किसका है? पल्लव ही पंत जी का है। ऑप्शन बी सही हो रहा है, ये पंत का है। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है यहां भी। ठीक है। साकेत भैया किसका है? साकेत गुप्त जी का है। कौन गुप्त? मैथिली शरण गुप्त। और कामायनी किसका है भैया? अब आप ऐसे अलग कर लेंगे तो आपका सही कामायनी प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद जिनका नाम है। कामायनी महाकाव्य उनका, साकेत महाकाव्य गुप्त जी का। तो कामायनी में 15 सर्ग, साकेत में 12 सर्ग। अब अगर इसके बाद भी नहीं क्लियर हो रहा है तो पंत को ही अलग कर लीजिए। वीणा ग्रंथ, पल्लव, ग्राम्या, स्वर्णधूल, स्वर्ण किरण, चिदंबरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। ये आप इनकी रचनाएं हो गई, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए कि कह रहे हैं कि छायावाद की मुख्य विशेषता बताएं। तीसरा प्रश्न है कि छायावाद की मुख्य विशेषता है। छायावाद की मुख्य विशेषता है क्या है भैया? प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, या फिर भक्ति की प्रधानता। तो भैया प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का जो मानवीकरण है ये आपका सही हो रहा है। प्रकृति का मानवीकरण ये आपका सही हो रहा है, इसी को आपको सही मानना है। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, ये आपको सही लगाना है, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है ना? अब कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है, ये आपको बताना है भैया। द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग। अब आप देखिए ध्यान दीजिएगा, तो चार ऑप्शन जब हैं तो मैथिली शरण गुप्त, द्विवेदी, शुक्ल, छायावादी, भारतेंदु। तो मैथिली शरण गुप्त भैया द्विवेदी से है। ठीक, अगर आपको ऐसे करना, अब शुक्ल युग भैया गद्य विधा में है, तो गद्य में आपको यहां से मतलब नहीं है। ठीक है। छायावाद युग में अगर आप अलग करना चाहेंगे तो छायावाद में कवि आते हैं पंत लीलारा वर्मा प्रसाद, रामकुमार वर्मा। भारतेंदु युग में आएंगे बद्रीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये सब उसमें हो जाएंगे। ठीक है। अब कह रहे हैं केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा गया। ऐसा देखिए घुमा दिया। हर बार पूछता था कि कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है। ये पूछता था कि कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, तो उत्तर हम लोग लगा देते थे केशव दास को। लेकिन इस बार पूछ लिया कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। यहाँ पे इतिहासकारों का नाम दे दिया, और उन इतिहासकारों को किसने कहा कि भैया रामचंद्र शुक्ल ने, कि जॉर्ज गियर्सन ने, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु कौन कौन है भैया? मिश्र बंधु तीन भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी। गणेश, श्याम, सुखदेव, ये तीन भाई थे। तीनों भाई मिलकर के इकट्ठा रचना करते थे, उनको ही कहा गया मिश्र बंधु। ठीक है ना? तो भैया केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा भैया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत। अब यहाँ से दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा गया? तो केशव दास को, ये आपको ध्यान रखना है। फिर केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, जैसे कि यहाँ पे बना है, तो रामचंद्र शुक्ल, ये आपको उत्तर देना है। ठीक है ना? आगे बढ़े। अब अगला पहला छठा क्वेश्चन आपका है कि अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन है? ठीक है। तो ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत। तो भैया अजातशत्रु किसका रचना है?
तो ये है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के प्रायः जो जितने नाटक हैं सब ऐतिहासिक नाटक हैं। अगर आपको सूची बनाए तो प्रसाद के नाटक ऐसे हेडिंग बना लीजिए या सूची बना लीजिए, हम सब लिख दे रहे हैं यहाँ पे जितना भी है, ठीक है, प्रसाद के नाटक। अब आपको ये पता हो जाए तो इसे लिख लीजिए ऐसे। कौन कौन सा है भैया, ऐसे देखिए, चंद्रगुप्त, ठीक, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, सज्जन, विशाख, एक घूंट। ठीक, अब ये सब इनके नाटक हैं। अब अगर आप इसी में चाहेंगे तो इनका कविता भी हो जाएगी, यानी इनके काव्य भी हो जाएंगे। तो कामायनी, झरना, आंसुलहर, कानन कुसुम, और इनका एक गीत नाट्य है करुणालय, जिसको हिंदी का पहला गीत नाट्य भी माना जाता है। ठीक है, उपन्यास इनके हैं कंकाल, तितली, रावती, कहानी है प्रध्यन छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप। ये सब ऐसे याद कर लेना है आपको, ठीक है। फिर कह रहे हैं इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय क्या है। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि प्रसाद जी के नाटक लगभग ऐतिहासिक नाटक ज्यादा उन्होंने लिखा, ठीक है, तो उसी तरह इलाचंद जोशी की जो कहानियां हैं उसका विषय क्या है, यानी कि उन्होंने किस तरह की कहानियों को लिखा। तो ऑप्शन ये दिया है यहां पर भैया कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक या राजनैतिक, कौन सी या किस प्रकार की कहानियों को उन्होंने लिखा। तो ये भैया यहाँ पे सही हो रहा है मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानी उन्होंने ज्यादा लिखा। ये आपको ध्यान रखना है, मनोवैज्ञानिक कहानी उन्होंने ज्यादा लिखा, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं कि सन 1018 से 1936, देखिए यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। अब यहाँ पे अगर आपको देखिए इस तरह से आपको क्लियर कर लेना है कि देखिए अब समय क्या होगा, 1868 से 1900 ईस्वी तक का समय क्या हो गया, भारतेंदु युग, 1900 से 1922 या 1919 1918 द्विवेदी युग। अब उसके बाद देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा, कुछ लोग 1900 से 1918 मानते हैं, कुछ लोग 1900 से 1920 मानते हैं, कुछ लोग 1900 से 1922 मानते हैं। तो आपको जो मिलेगा वो भी द्विवेदी युग का समय हो गया। 1918 से 1936 ईस्वी शुक्ल युग हो गया या फिर छायावाद युग हो गया, ठीक है। और 1936 से 1943-47 प्रगतिवाद हो गया, और 43 से प्रयोगवाद हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए समय इसका भैया, 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी, यही पूछ रहा है इसमें। 1918 से 1938 ईस्वी तक का समय है। अब इसमें समय है कौन से युग का, ये पूछ रहा है कि प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग या उपर्युक्त सभी। तो भैया प्रेमचंद युग, शुक्ल युग और प्रसाद युग, ये तीनों ही एक ही नाम है, ठीक है। चाहे प्रेमचंद युग की बात करें, चाहे प्रसाद युग की बात करें या शुक्ल युग की बात करें, बस फर्क इतना है कि ये अलग अलग। प्रेमचंद युग भैया उपन्यास में जाना गया, प्रसाद युग कहाँ जाना गया, नाटक में, शुक्ल युग जाना गया निबंध या आलोचना में, ठीक है, और छायावाद युग जाना गया काव्य में। तो उपर्युक्त सभी ये आपका सही हो रहा है, उपर्युक्त सभी आपका सही हो रहा है भैया, उपर्युक्त सही, ठीक, आपका ये सही है, उपर्युक्त सभी, ठीक है, ये आपका सही हो रहा है, उपर्युक्त सभी, ठीक है ना। अब करें मिलान कीजिए भैया, क्या मिलाना है इसमें, देखिए मैला आंचल उपन्यास है, चित्रलेखा उसने कहा था कफन। तो इसमें क्या है भैया, देखिए मैला आंचल है फणेश्वर नाथ रेणु, चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा, उसने कहा था चंदर शर्मा गुलेरी, और कफन है भैया मुंशी प्रेमचंद। अब ये हो गया। अब आपको देखना है कि इसमें से आपने जब मिला दिया तो मिलाने के पश्चात देखिए पहला कहाँ गया, खा नंबर में, तो पहला खा हो गया, दूसरा नंबर गा हो गया, गा हो गया, तीसरा घा तो घा हो गया, तो का खा गा घा
और चौथा का। ये आपका जब चारों ऑप्शन मिल गए तो यही वाला सही हो गया। ये जो सही हो रहा है उसी को सही कर देना है आपको बस। अब इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि फणेश्वर नाथ रेणु, तो भैया ये उपन्यास जो था ये था आंचलिक उपन्यास। ठीक, ठीक, आंचलिक उपन्यास फणेश्वर नाथ रेणु ने लिखा। और इनकी ठुमरी, तीसरी कसम, फांसी, ये सब भी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। और चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा की, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सब उन्हीं का उपन्यास है। उसने कहा था कहानी है, किसका है? चंद्र शर्मा गुलेरी का। और कफन क्या है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी। ठीक है। अब लेख कह रहे हैं निम्नलिखित में से उपन्यास हैं, तो चार ऑप्शन दिया है, सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन और चित्रलेखा। तो चार उपन्यास में कौन कौन सा उपन्यास या कौन सा उपन्यास है ये बताना है आपको। तो भैया इसमें उपन्यास सब हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? ये कफन। कफन भैया क्या है? प्रेमचंद जी की कहानी है। ठीक, कहानी है ये इनकी। कफन प्रेमचंद की कहानी है, तो ये आपका सही नहीं हो रहा है। तो बाकी पहला, दूसरा और चौथा ये आपका सही हो रहा है। तो चार उपन्यास तो इसमें देखिए केवल एक नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा ये भी नहीं। ठीक, पहला, दूसरा, चौथा ये आपका सही हो रहा है, उपर्युक्त तो सभी नहीं सही हो रहा है। तो एक क्योंकि नहीं सही हो रहा है उपर्युक्त सभी, क्योंकि कफन प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण रस जो है उसका अस्थाई भाव क्या है ये पूछ रहे हैं। तो भैया रति श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। हास किसका अस्थाई भाव है? हास्य रस का अस्थाई भाव है। शोक जो है ये करुण रस का अस्थाई भाव है, तो भैया शोक सही हो रहा है। निर्वेद शांत रस का अस्थाई भाव है, तो शोक आपका सही है। शोक जो है वो करुण रस का अस्थाई भाव है। अब भैया यहां से ऐसे पूछ सकता है कि रस के अंक ऐसे क्लियर कर लीजिए 1 मिनट में। रस के अंक कितने हैं भैया, या रस किसको कहते हैं? तो कविता पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता को जो भाव या आनंद प्राप्त होता है, जो स्वाद मिलता है, उसको रस कहा जाता है। रस के कितने अंग? 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अस्थाई भाव कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। तो अस्थाई भावों को ही क्या माना गया? रस माना गया। ठीक है। अस्थाई भाव 9 प्रकार के, विभाव 2 प्रकार के, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है। और अनुभाव 4 प्रकार के। ठीक है। कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। ठीक है। कुछ वाचिक को मानसिक भी कहा जाता है। ठीक है। और संचारी भाव 33 प्रकार के। तो ये आपको रस में हो जाएगा। ठीक है। अब अगला है कि सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो भैया उपमा अलंकार की परिभाषा हमने आपको बताई थी, जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना या समानता प्रस्तुत हो वहां पर उपमा अलंकार होता है। वाचक शब्द इसमें सी से सा सरित सम समान आते हैं, तो यहाँ भैया सी से सा सरित सम समान ये शब्द है ही नहीं। ठीक। उत्प्रेक्षा अलंकार की हमने आपको परिभाषा बताया था कि जहां उपमेय में उपमान की उपमेय में उपमान की संभावना प्रस्तुत हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द मनु मानो, जनु जानो, मनोह जनो ये शब्द आते हैं। तो भैया मनु मानो, जनु जानो आया है? बिल्कुल आया है। कहां पर? ये मनो आ गया, देखिए मनो आया हुआ है ना। और रूपक अलंकार में हमने कहा जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में क्या है कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो। ठीक है। तो जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा अलंकार है भैया? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार है जहां पे मन मानो, जन जानो। अगर मन मानो, जन जानो, मनोह जनो ये अगर आ गया तो आपको इसे आंखें बंद करना है, और आंखें बंद करके कहते हैं क्या? आपको लगा देना है उत्प्रेक्षा अलंकार, बस बिल्कुल सही हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राएं, 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद लक्षण? अब देखिए ऐसे क्लियर कर दे रहा हूं, इसका एक उदाहरण लिख देता हूं मैं आपको यहाँ पे, उसे आप लोग क्लियर कर लें। जैसे कहते हैं कृपा, निधान, सुजान,
शंभु ही की गति जानी पूर्ण विराम दियो शीस पर ठाम बाम करिकै मनमानी। ठीक, पूर्ण विराम सकुचती ऐचित सकुचत ऐचित अंग गंग सुख संग लजानी जटा जूट हिम कूट सघन बन सिमटी समानी। ठीक, अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा आप सारे लोग यहाँ पे। तो भैया मात्रिक छंद जब पढ़ेंगे तो मात्रिक छंद के मात्रा के अनुसार स्वरों के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक को कहा गया है लघु और एक को कहा गया है गुरु। तो लघु में भैया आता है आ ई उ री, इसकी मात्रा ये है। और गुरु में दीर्घा दीर्घी दीर्घु ए ओ और औ। ठीक, इसका मात्रा ये हो गया। ठीक, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका जो है इसी में आएगा अनुस्वार, जिसको अन कहते हैं, इसकी भी मात्रा ये है। और विसर्ग हो गया जिसको हम कहते हैं आहा, इसकी भी मात्रा यही। ठीक है, अब आप इसको जान लीजिए कि लघु की गिनती एक होती है, कितना? एक, और गुरु की गिनती दो। ठीक है, तो ये दोनों भी गिनती में आहा लगभग प्रयोग नहीं होता, अधिकतर संस्कृत में प्रयोग होता है, अन हमेशा आता है। इसके पश्चात आपका आएगा कि जैसे कटे हुए अक्षर आ गए। ठीक है, जैसे हम यहां पे कह दें कि रक्त रक्त। ठीक है, अभी इसकी चर्चा कर ले, पहले इसमें मात्रा लगा देते हैं। अब आपको देखना है यहाँ पे लघु और गुरु देखकर मात्रा लगा देनी है। तो क्री भैया री, अब आपको का से मतलब नहीं है, मात्रा में आप क्या देखेंगे? सिर्फ मात्रा देखेंगे, मात्रा को ही लगाना है। का में री, तो एक हो गया। पा से मतलब नहीं है आपको, किससे मतलब है? बड़ा आ यानी दीर्घा, दो हो गया। छोटी यानी मूल स्वरी एक, दीर्घा गुरु, छोटा लघु सुजान, लघु छोटाऊ जा बड़ा दीर्घ ना छोटा लघु। ठीक, अब अनुस्वार है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा दीर्घ। छोटा ऊ क्या है? लघु। छोटी ई क्या है? लघु है। या क्या है? लघु है। बड़ी ई क्या है? दीर्घी गुरु है। छोटा लघु, छोटी लघु, दीर्घ आ लघुरु और दीर्घी गुरु। अब यहाँ पे ऐसे गिनती भी कर लेंगे इसकी। तो एक, देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 1 8 2 10 1 11। अब देखिए कह रहे हैं 11 13। देखिए यह एक कैसा 13वां क्वेश्चन, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण। तो ये भैया आपका पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, ये चौथा चरण हो गया। तो ये सारे आपके चरण हो गए। ठीक है ना? और चरण के बाद अब क्या कह रहा है भैया? चरण के बाद 4 चरण होते हैं प्रत्येक चरण। तो 11 यहाँ पे 11 हो गया, तो ये आपका यहाँ पे कामा हो गया। अब 13 देख लीजिए,
तो 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 2 11 2 13, ये आपका क्लियर हो गया 13। अब इसमें आप देखेंगे सब में है, ठीक है, देख लीजिए, लगा दे रहा हूं, 1 2 1 3 3 2 5, ठीक है। देखिए 1 2 2 1 1 1, गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु दियो शीश पर ठाम बाम करके मनमानी, हाँ, लघु लघु गुरु गुरु। अब आप गिन लेंगे इसमें भी, तो 2 1 3 3 2 5 6 7 8 10 11 2 13 1 14 1 15 1 16 2 18 1 19 1 20 2 22 2 24, कितनी मात्राएं होनी चाहिए? क्या 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 कह रहा है? विराम में 24 मात्राएं, तो 24 होना चाहिए। 24 हो गई, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, प्रत्येक चरण में 24 होनी चाहिए, यही कह रहा है। तो फिर देख लीजिए, 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 2 13 1 14 1 15 1 16 2 18 1 19 1 20 2 22 2 24, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 2 23, ये कहीं से गड़बड़ हो गया। 2 1 3 3 2 5 1 6 1 7 8 9 10, अच्छा हाँ, यहाँ गलत कर दिया हमने, देखिए गलत कर दिया कि यहाँ दीर्घ था, हमने एक मात्रा लगाई, यहाँ 2 होना था, ठीक, 2 मात्राएं हो गई। अब आप सही हो गया, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि लघु, जो लघु रहेगा उसकी जगह पे 1 मात्रा होगी, जो गुरु होगा उसकी 2 मात्राएं होंगी, ये आपको निश्चित हो गया। उसके पश्चात आपको ये देखना है, अब इसके सिवाय आप क्या आ सकता है वो आपको जानना है। अनुस्वार आ जाएगा तो उसकी मात्रा 2 होगी, लगभग संस्कृत में विसर्ग आता है, हिंदी में जल्दी नहीं आता, लेकिन अगर आ गया तो उसकी मात्रा 2 होगी, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे रक्त लिखा है, तो रक्त अगर लिखा है तो उस जहां जो आधे कटे अक्षर आएंगे उसके पहले वाला वर्ण, यानी उसके पहले वाला वर्ण यानी अक्षर आपका दीर्घ हो जाएगा, यानी रा आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ, का की गिनती नहीं होगी, ता आपका क्या हो जाएगा? लघु, ठीक है। अगर यही अक्षर, ये आधा कटा अक्षर पहले होगा, जैसे हम लिख दें स्थान, स्थान लिख दिए, तो स्थान जब आप लिखेंगे भैया तो आधा सा, यहाँ पे आधे सा की मात्रा की गिनती नहीं होगी, था आपका दीर्घ है तो दीर्घ लिखा जाएगा, ना आपका क्या है? लघु है, लघु लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा। आपको अलग से कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके सिवाय अब क्या आता है, जैसे आप लिख दें, हम कहें प्रयाग लिखा है, ठीक, नीचे रा लगा है, तो इसकी रा नीचे लगा है, इसका भी 1 2 1 3 ऐसे ही गिनती होगी, ठीक है। अगर उड़ंकु रा है, ठीक, यानी जैसे हम लिख दें तीर्थ, तीर्थ लिख दें, या निर्जन लिख दें, तो जहां पे जो अंकुर आएगा उसके पहले वाला भी वर्ण दीर्घ हो जाएगा, सेम यही रूल लगेगा, आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो ये मात्राओं का प्रकरण है, आपको इसे जान लेना है, तब आपको पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यह एक सममात्रिक छंद, इसमें 4 चरण, प्रत्येक चरण में 11 13 विराम से 24 मात्राएं होती, किस छंद का उदाहरण? तो भैया इसको कहते हैं रोला छंद। क्या कहते हैं? रोला छंद कहेंगे, ठीक है, रोला छंद कहेंगे। रोला आपका सही हो रहा है, बिल्कुल सही। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? भैया प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यह दे रहे हैं, तो यहां ऑप्शन दिया प्रा, आ, निर, पर। तो भैया कौन सा है? प्रा, प्रा उपसर्ग है। प्रा उपसर्ग में, ठीक, हार मूल शब्द जुड़ करके क्या हो गया? प्रहार शब्द बन गया। उपसर्ग वे हैं जो किसी शब्दांश के पहले क्या करते हैं? जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसे विशेषता प्रदान करते हैं, ठीक है। प्रहार में उप उपसर्ग जुड़ करके क्या बन गया? वो प्रहार में प्रा उपसर्ग जुड़ करके प्रहार बन गया। अगर उप उपसर्ग जुड़ता तो उपहार हो जाता, तोहफा के लिए। तो पंचतंत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व? तो संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या पूर्वे भैया क्या? द्विगु। तो जहां पहले संख्या आ जाए वहां कौन सा समास होगा भैया? द्विगु समास होगा। द्विगु सही हो रहा है, द्विगु समास आपको करना है, ठीक है।
अब कह रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। भैया कम से कम इस क्वेश्चन को हमने 10 बार कराया होगा, 10 बार भी आप लोग अगर पढ़े होते एक एक बार भी तो याद रहता। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, ये सब 8 प्रकार के वाक्य के कितने भेद। अर्थ वाक्य के अगर भेद पूछा तो 2 तरह के। भैया अगर देखिए ऐसे कर लीजिए, वाक्य के भेद अगर पूछे, सॉरी, वाक्य के भेद अगर पूछे तो 2। कितना भैया? 2। कौन कौन सा? एक है रचना के आधार पर, एक है अर्थ के आधार पर। अब जब रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछें तो वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन सा? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर पूछे तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। ठीक है। अब अगर कहें कि विधिवाचक वाक्य को अगर यहां से पूछ ले, विधिवाचक वाक्य को और किस नाम से या और क्या कहा जाता है, तब भैया उसको रीतिवाचक वाक्य, जिसमें हमेशा नियम का बोध हो, यानी कि जो अपने, ठीक है, तो रीतिवाचक या विधिवाचक वाक्य हो रहा है। ठीक है ना। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद भैया? 8। ठीक है। अब देखिए आंसू का तत्सम रूप। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से चलकर हिंदी में आए और ज्यों के त्यों, यानी जैसे थे उसी तरह से स्वीकार कर लिए गए, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम का आंसू का तत्सम है रोना, आंसू, आंख, अश्रु। तो भैया अश्रु, अश्रु जो है। और तद्भव इसी का होता है। तो तद्भव, अब कहेंगे शुद्ध अशुद्ध, कुछ लोग कह देते हैं शुद्ध अशुद्ध नहीं। तद्भव वे हैं जो संस्कृत से चल करके हिंदी में अपार प्राकृत अभ्यन से होते हुए हिंदी में पहुंचे और अपने परिवर्तित रूप में स्वीकार किए गए। तो आंसू भैया तत्सम है, तो आंसू तद्भव है। अब आंसू कहे हिंदी में कह दें कोई गलत है तो गलत थोड़ी है, आंसू गलत नहीं है, बल्कि वो अश्रु का कौन सा रूप है? तद्भव रूप है। ठीक है ना। तो आंसू गलत नहीं है, बल्कि अश्रु का क्या है? तद्भव रूप है, यानी कि उसका परिवर्तित रूप है, बदला हुआ रूप है। ठीक है। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। ठीक है। अब कह रहे हैं, देखिए अब इसको अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कर्ता की प्रधानता, भाव की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य में, कर्म की प्रधानता कर्म, भाव की प्रधानता भाववाच्य में। तो कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। ताभ्या, देखिए यहाँ विसर्ग नहीं लगा है, एक गलती है, त्रुटि है, यहाँ विसर्ग होना चाहिए। ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति है, पूछा है। तो ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति होगी। ऑप्शन दिया षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो ताभ्या 2 जगह होता है, चतुर्थी विभक्ति के भी बहुवचन में, पंचमी विभक्ति के भी बहुवचन में। तो पंचमी यहाँ नहीं है, चतुर्थी है भैया, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन यहाँ लगा दीजिए कि ताभ्या जो है चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन होता है। ठीक है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। तो सर्वनाम की संख्या 11। ठीक, मैं तू आप, ठीक, मैं तू आप, यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, ये आ गया। तो ये कोई है, यहाँ पे कोई मिल गया। मनुष्य नहीं है, बचपन भी नहीं, उपर्युक्त सभी ये भी नहीं है। तो सर्वनाम की संख्या 11 और सर्वनाम के भेद 6। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए खंडबा आ गया, ये आपका खंडबा, वर्णात्मक प्रश्न खंडबा आपका हो गया। ये आपको ध्यान देना है कि अब इसमें से आपको क्या करना है, ये देखते हैं। इस पे चलते हैं हम लोग। कहते हैं कि इसे पहले आपको ध्यान, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद ये 3 प्रश्न दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 प्रश्न दिया है, इसका ही उत्तर आपको लिखना है। तो आप देखें, अब देखिए आपको 2, जैसे भले नहीं लिखा है निम्नलिखित, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? अथवा। जब अथवा लिखा है तो आपको चाहे इसको करना है और या फिर चाहे इसको करना है, ये ध्यान देना है। ठीक है। दोनों नहीं करना है, आपको अपना समय नहीं नष्ट करना है, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही करना है। आप कितने नंबर का है? 3 गुणते 6, 2 लिखा है, 6 नंबर। अब यहाँ भी 3 गुणते 2 दिखोगे, 6 नंबर। आप सोचोगे इसको भी करेंगे 6 नंबर, इसको भी करेंगे 12 नंबर मुझको मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा 12 नंबर। ठीक, आपको इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, उसी पर ध्यान देना है। अब देखिए क्या करना है। तो आपको पहले इसको पढ़ लेना है कि लिखा है भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की बोलियां की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी।
ठीक है, अब आप इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपसे प्रश्न पढ़ना है क्या कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप यहाँ पे डाल दिए प्रश्न उत्तर नंबर 1 का संदर्भ हेडिंग डालें और लिख डालिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, कहां से लिया गया भैया? भारतीय संस्कृति से। ठीक है, कौन लेखक हैं इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा प्रश्न पूछा कि लेखक ने भारतीय संस्कृति के अनेक देशों का समूह क्यों कहा। देखिए अब इसको आप पढ़ेंगे कि भिन्न भिन्न हमारे यहाँ क्यों कहा भैया? क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि लेखक ने भारतीय संस्कृति को, अब आप ऐसे लिखें कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह इसलिए कहा क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के संपूर्ण देशों के लोग ही आकर के यहाँ पे बस गए हैं। इसीलिए कोई अपरिचित आदमी आएगा तो वो कह देगा कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों से मिलकर बना हुआ एक देश है। तो आपको ये सॉल्व हो गया। फिर कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए कि लेखक महोदय या लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि इतनी विभिन्नताओं को यानी असमानताओं को देखकर एक अनजान व्यक्ति अगर इस भारत देश में आए तो ये चकित होकर के वो कह देगा कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों से बना हुआ है। यहाँ पर एक जातियां नहीं है बल्कि यहाँ पर अनेक जातियों का भंडार है, समूह है। इसमें कोई आश्चर्य की बात या चकित होने की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले जितने भी लोग देखते हैं उन जो गहराई में नहीं जानते उनको अंतर यहाँ पर बहुत जल्दी ही मिल जाता है या साधारण रूप में ही दिखाई दे जाता। अब ये हो गया कहाँ से? तो मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूं, पाठ का नाम क्या है भैया? भारतीय संस्कृति। ठीक है, भारतीय संस्कृति। और लेखक कौन है भैया? यहाँ पे लेखक इसके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसको भी बता दे रहा हूं आपको। हिंदी में प्रगतिशील लेखक साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज के तरुण जो हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। भैया कहाँ पे लिखा दूर के ढोल सुहावने होते हैं, किस पाठ में? तो आपको भैया यहाँ पे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो भैया पाठ का नाम है क्या लिखूं, क्या लिखूं। ठीक, और लेखक महोदय कौन है भैया इसके? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ये इसके लेखक हैं। ठीक है, ये आपको देख लेना है। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या तो हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का, यानी कि आज साहित्य का क्या है? नए नए युग का या नई साहित्य का निर्माण। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में यानी जो वो लिख रहे हैं उसी में भविष्य का गौरव निश्चित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का यानी कि बीते समय का सिर्फ स्मारक चिन्ह यानी कि मात्र यादें बनकर रहे। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे जो आज नौजवान है कल वो बुजुर्ग हो जाएंगे और वृद्ध होकर अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, और जैसे तरुणों का और जो आज तरुण हैं उनके स्थान पर एक नया युवा आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। है कि नहीं? अब क्या है प्रस्तुत गद्यांश प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है? यानी कि साहित्य का या फिर दिन बीतने का समय। ठीक है ना, तो आपको ये पढ़ना है, उसके पश्चात इसके अर्थों को इसकी व्याख्या। अब दोनों में से कई एक हमने दोनों बता दिया ही नहीं मतलब कि दोनों आप कर डालिए, आपको सिर्फ एक ही करना है, चाहे ये वाला करना है चाहे ये वाला। अब अगला देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 2 है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कि मोर पखासीर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लैल कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरोंगी। अब देखिए कहती हैं राधा जी
श्री राधा जी या भगवान श्री कृष्ण, देखिए अगर ना पता हो तो पूरा प्रश्न पढ़ लिया करिए, पता चल जाएगा आपको। या फिर कहें गोपिकाएं कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब मुझसे दूर हुए हैं, जब से दूर गए हैं, तो मेरी इच्छा क्या होती है, मैं कैसे स्वांग करूं, मेरी दिनचर्या क्या होती है कि मोर पखा सिर ऊपर, मोर के पंखों का मुकुट मैं अपने सिर के ऊपर धारण करूं, तथा गुंज की माल गले पहनूंगी, मोतियों या बैजंती की माला को ही अपने गले में धारण करूंगी, ओढ़ पीतांबर, पीतांबर को ओढ़ करके, ले लकुटी छोटी सी लाठी लेकर के, बन गोधन ग्वारन, जंगल में, वन माने जंगल में, गोधन माने गाय, ग्वारन माने ग्वाल बालों के साथ में घूमूंगी, फिरूंगी, विचरण करूंगी। वह रस का खान, भाव तो वो, यहाँ पे वो होना चाहिए, भाव तो वो ही मेरो रस खान, रस खान होगा, तो वह मेरो रस खान मुझे इतना ज्यादा सुंदर लगता है कि उसके लिए मैं हर प्रकार के स्वांग या चरित्र को कर सकती हूँ, धारण कर सकती हूँ। लेकिन ये जो मुरली है भगवान श्री कृष्ण की है, उनके होठों पर विराजमान है, इसलिए मैं इसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए भैया, कहां से लिया गया, रसखान के पाठ से लिया गया। रसखान के पाठ का नाम क्या है, सवैये, तो सवैये पाठ के रसखान से। अब कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या हेडिंग डालिए, लिखिए कि भावतो वो ही वह रस, गोपिकाएं कहती हैं कि वह रस का खान श्री कृष्ण मुझे इतना अच्छा लगता है, उसके लिए मैं हर प्रकार के चरित्र को, स्वांग को धारण कर सकती हूँ। लेकिन ये जो मुरली भगवान श्री कृष्ण की है, उनके होठों पर विराजमान है, इसलिए मैं इसे अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। ठीक है। अब करें कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है, किन लीलाओं का भैया, उनके मोर, तो कहें कि कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपिकाओं ने कृष्ण के तरह उनके मोर के पंखों के मुकुट को धारण करना, बैजंती की माला पहनना, पीतांबर को ओढ़ करके ओढ़ना, लाठी को लेकर जंगल में ग्वाल बालों के साथ विचरण करने की इच्छाओं को प्रकट किया या अनुकरण करना प्रकट किया है। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है। अगला देखेंगे, अगली तो तरफ बढ़ेंगे, अगली ओर। पहला है यहाँ पे फिर से, अब अथवा देखिए, यहाँ भी अथवा दिया है। अब दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, ध्यान रखिएगा कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन गुंज की छाही, प्रात समय यशवती अरुनंद देख जुक पावत, माखन रोटी देहु सजायो अतहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोहित जदनाथ। गोपिकाओं का प्रसंग यहाँ पर नहीं है, नहीं तो आप सोचेंगे ऊधो जी से गोपिकाएं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ऊधो जी से कहते हैं, ऊधो भैया हमको ब्रज भूलता नहीं है, जहां पर वृंदावन गोकुल के जंगल, वहां के घने वृक्षों की जो छाया है, मैं उसे भूल नहीं पाता, क्योंकि मैया यशोदा और बाबा नंद को प्रातः काल देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता था, जो मुझे मक्खन रोटी दही के साथ सजाकर बहुत प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए पूरा दिन ऐसे हंसते बीत जाता है। सूरदास जी कहते हैं वो ब्रजवासी धन्य है जिनकी प्रशंसा प्रभु श्री कृष्ण कर रहे हैं, और उनसे श्रेष्ठ वो जदुनाथ हैं जो भगवान श्री कृष्ण जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, जिस कुल में पैदा हुए। तो भैया उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ क्या लिखेंगे भैया, पद है किसका, सूरदास, आपका ये हो गया सूरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या की गोपियों और ग्वाल बाल, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए पूरा दिन हंसते ही बीत जाता है। सूरदास जी कहते हैं वो ब्रजवासी धन्य है जिनकी प्रशंसा यदुनाथ अपने मुख से अपनी वाणी से कर रहे हैं। अगला है श्री कृष्ण को ब्रज को कौन कौन सी बातें विस्मित नहीं होती, मैया यशोदा और बाबा नंद को प्रातः काल देखना, घने वृक्षों की छाया, मक्खन रोटी को जो प्रेम के साथ खिलाते थे, ये सब लीलाएं भगवान श्री कृष्ण को भूलती नहीं। अब देखिए ये हो गया। अब उसके बाद आपका दिएगा एक, अब इनमें से यहां से एक, इन दोनों में से कोई एक करना है और इन दोनों में से भी कोई एक करना है, ये आपका अनिवार्य संस्कृत से आएगा। 4 चीजें होती हैं, 2 गद्यांश और 2 पद्यांश। 2 गद्यांश होगा, तो गद्यांश में क्या है भैया कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, तो ये भैया कहां से है, वाराणसी पाठ है। ठीक, और ये कौन सा है, भारतीय संस्कृत पाठ है। वाराणसी पाठ है और भारतीय संस्कृति पाठ है। ठीक है।
अब आपको देख लेना है यहाँ की व्याख्या। तो प्रस्तुत पहले गद्यांश का संदर्भ लिख दिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या फिर भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया। अब दोनों की मैं व्याख्या कर दे रहा हूं, देख लीजिए कि यह नगरी विविध धर्माणाम अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा यहाँ पर आकर अपने विचारों को प्रस्तुत किए। महात्मा बुद्धा, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसी, अन्य च बहवा, अन्य बहुत सारे महात्मा अत्रागत यहाँ आकर स्वीयान विचारान अपने विचारों को प्रसारयन प्रस्तुत करे, फैलाए। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्मे अपितु माने बल्कि कला क्षेत्रे माने कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी यह नगरी, विविधा नाम कला नाम अपने अनेक प्रकार की कलाओं के लिए, शिल्पानांच माने शिल्पियों के लिए, लोके विश्वता माने संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याह यहाँ की कौशेय साटिका माने रेशमी साड़ियां, देशे देशे माने देश देश में, सर्वत्र स्पृहंते सब जगह भेजी जाती है। अथवा अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला। अब दूसरा पार्ट भारतीय संस्कृति से संदर्भ आप लिखेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन, मनुष्य के जीवन को संस्कृतम संस्कार युक्त बनाने के लिए ऐसा माने यह यथा समय समय के अनुसार नवाम विचारधारा, नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवाम शक्तिम च प्राप्नोत, नई शक्तियों को प्राप्त करती है। अत दुराग्रह नास्ति, यहाँ पर हठ नहीं है। यत जो युक्त युक्तम उचित है, सही है, कल्याणकारी है। चा माने और, तदत्रम माने वा, सहर्षम गृहीतम बहुत हर्ष के साथ ग्रहण होता है। एतस्यायाः गतिशीलतायाः रहस्यम, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन से, मनुष्य के जीवन को शाश्वत मूल्य, शाश्वत मूल्यों को निश्चित करता है। जैसे यदा, जैसे सत्य से प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूते संभावा, सभी प्राणियों में समानता की भावना, विचारेश औदार्यम, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता, चेत आचरणों में दृढ़ता आदि। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए कि कह रहे हैं दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है भैया, तो 2 श्लोक दिया है, दोनों श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो पहला है कि माता गुरुतरा भूमि खात पित्तोचरस्तथा मनः शीघ्रतरं वाता चिंता बहुत नेत्रिणात् आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखा अस्फुट वक्ता यो जानात स पंडितः। अब 2 दिया है, दोनों में से एक भैया, तो ये तो भैया कहाँ से है, जीवन सूत्राणी, सॉरी जीवन सूत्राणी, ये है। अब ये वाला कहां से, अब एक पहले एक की व्याख्या कर देता हूं कि माता, यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से कि बताइए वो क्या है जो माता से भी जिसका स्थान ऊंचा है, पिता से भी जिसका स्थान ऊंचा है, मन से भी जो तेज है और तिनके से भी जो भारी है, भयानक है। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि माता गुरुतरा भूमि, माता का स्थान कहां से बड़ा है भैया, पृथ्वी से भी बड़ा है। माता का स्थान पृथ्वी से भी बड़ा है, सॉरी हाँ, माता का स्थान पृथ्वी से भी बड़ा है, पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है। यक्ष ने पूछा कि वह क्या है जो माता जिसका स्थान भूमि से भी ज्यादा विशाल है। ठीक, किंचित गुरुतरम भूमि, किंचित उच्चतरम चखात, किंचित शीघ्रतम वादात, किंचित बहुतृण तृणात। तो उत्तर दिया था कि माता का स्थान भैया किससे विशाल है, ऊंचा है, पृथ्वी से भी। अखा माने आकाश, पित्तोचर, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वातात, मन की गति हवा से भी तीव्र होती है। चिंता बहुतरणी चिना, चिंता जो है वो तिनके से भी भारी या भयानक जलाने वाली होती। और ये कहां से है भैया, प्रबुद्धो ग्रामीणा, गांव के व्यक्ति ने पूछा था कि बताइए क्या है, आपदो दूरगामी च, जो बिना पैर के ही दूर तक चला जाता है। साक्षरो नच पंडिता, अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित या ज्ञानी नहीं है। अमुखा अस्फुट वक्ता, बिना मुंह के ही स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे बतलाएगा या जानता है वही ज्ञानी या पंडित कहलाएगा। ठीक, अब इतना करने के बाद आपका जो रहेगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर आपको देना है।
ठीक है। अब आपका खंड काव्य दे, जैसे यहाँ पे मुक्तिदूत है, तो दोनों में से एक ही करना है, ठीक है। ज्योति जवाहर है। अब यहाँ पे दोनों अगर आपको आ रहा है, अथवा देखिए, अथवा सब जगह दिया है, अथवा सब प्रत्येक जगहों पे दिया है बेटा जी, इसलिए आपको दोनों नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, दोनों आपको छूना ही नहीं है। किसी भी खंड काव्य में से आपको दोनों प्रश्न नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं इलाहाबाद से पढ़ा रहा हूं आपको, प्रयागराज से, तो प्रयागराज के जितने बच्चे हैं, जो प्रयागराज मंडल में आता है, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, तो यहाँ के बच्चों को अग्र पूजा खंड काव्य करना है, ठीक है। तो अग्र पूजा, तो आपके प्रत्येक बच्चे, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा जी, आपके बुक में आप जिस जिले से हैं, जहाँ खंड काव्य दिया है, तो खंड काव्य के साथ आपके जिले का नाम दिया गया है, तो आप जिले का नाम देख लेंगे कि आप किस जिले से हैं, आपको वही वाला करना है। अगर आप अग्र पूजा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, या प्रयागराज के जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो मेवाड़ मुकुट कर देंगे तो उनको गलत हो जाएगा। तो आपको भैया क्या करना, अग्र पूजा ही करना है, अग्र पूजा वाला ही करना है, यही ध्यान रखना है। अब दोनों में से बेटा जी दोनों प्रश्न पूछा है कि खंड काव्य की कथा वस्तु का संक्षेप में लिखिए, अग्र पूजा खंड के आधार पर दृष्टि का चरित्रांकन कीजिए। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न ही करना है, चाहे ये करना है और चाहे ये करना है, दोनों नहीं करना है, 3 नंबर का होता है, ठीक है। अब छा का का अगला क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो भैया छे के का में पहला, दूसरा, तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तीनों में से भैया किसी एक को ही करना है आपको, तीनों में से कोई एक ही करना है। अब देखिए, एक जीवन परिचय देना है और पूछ क्या रहा है, उनकी एक प्रमुख रचना का नाम बताना है, सब नहीं बताना है, बहुत याद हो बहुत जरूरत नहीं है, जितना पूछा उतना करिए, आप सब मत करिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दोनों तीनों में से कोई एक करना है, आपको जो आता है, ठीक है। तो जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं, आप करेंगे 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। तो ऐसे आपको लिखना है, बिल्कुल सरल चीज है, ठीक। अब इनकी एक प्रमुख रचना, चाहे आप चिंतामणि लिख दीजिए, चाहे 11 वर्ष का समय लिख दीजिए, चाहे विचार और बीथी लिख दीजिए, जो आपको याद हो। रामधारी सिंह दिनकर का आपको लिखना है, मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था, ठीक। जो रचना आपको याद हो वही आप लिखिए, सब मत लिखिए। उर्वशी याद है, उर्वशी, अर्धनारीश्वर लिखा है, अर्धनारीश्वर, जो याद है वही लिखना है। राजेंद्र प्रसाद का याद है तो राजेंद्र प्रसाद का लिखिए, मेरी आत्मकथा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो याद है, ठीक है। अगला चलते हैं, दिए गए कवियों में से किसी एक परिचय का। अब भैया 3 गुणित 2, अब 3 गुणित 2 का मतलब बेटा यहाँ पे 3 नंबर आपको जीवन परिचय पे मिलेगा, 2 नंबर आपको रचना पे मिलेगा, 5 नंबर का आएगा। तो बिहारी जी भैया कहां से, 1595 ईस्वी में रीतकाल के कवि हैं, और एक रचना है इनकी, कौन, बिहारी सतसई, सूरदास का 1478 ईस्वी में सीधी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क सुरुनकता के पास मानते हैं, ठीक है ना। तो इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, जो आपको याद हो। तो सब आप इसको पढ़ लेंगे, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने 3 3 6 दे दिए, 3 3 इन्हीं में से आने वाला है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो भैया प्रश्न लिखना है, अब आपको ध्यान रखिए कि श्लोक लिखना है। 2 श्लोक आपका आया था, कौन कौन सा आया था कि माता गुरुतरा भूमि खात पित्तोचरस्तरा, वो आया था, आप दो दूरगामी चा। अब इसके सिवाय आप जो लिख दीजिए, जैसे हम वाराणसी का एक श्लोक है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशयम सा काशी केनोपमायते। फिर यह कहेंगे वीरा वीरेण पूज्यते में भी है, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते विद्या कृत निश्चय, ये है आपका। फिर तीसरा है आपका, उसी में उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। आपके आखिरी पाठ, बिल्कुल आखिरी में एक भारतीय संस्कृति पाठ में एक श्लोक है, बिल्कुल सरल, जो सबके मुख में रखा रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो आपको ये बिल्कुल वही लिखना है जो आपके पेपर में ना आया हो, ये आपका 2 नंबर का होता है, 2 नंबर आपको इससे मिलेगा, 2 लाइन का लिखना है बस, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए, ठीक है। अब आपको 4 लिखना है, 4 में से 2 आपको उत्तर देना है।
मान लीजिए हमको पहला दूसरा हम कह दें नहीं आता, तीसरा चौथा आ रहा है, तीसरा चौथा जैसे कह दें पुर्राजा केन सह युद्धम अकरोत, तो भैया अगर आपको याद है पुर्राजा सिकंदरा सह युद्धम अकरोत या फिर यवन राजा सह, क्योंकि कहाँ कौन था, यूनान के राजा पुर्राज ने यूनान के राजा के साथ युद्ध किया। चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर कौन थे, ठीक। अब आपको नहीं याद है तो ऊपर चले जाइए भाई, अगर नीचे का याद है तो नीचे कर लीजिए। तो चंद्रशेखरा कौन थे भैया, स्वतंत्रता सेनानी आसीत या भारत वीरोपी आसीत, जो भी आप लिख दें वो था। का संस्कृति गतिशीला, भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, कौन सी संस्कृति हमेशा गतिशील है पूछ रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति। कहां से ले भारतीय संस्कृति, ये वीरा वीरेण पूज्यते, ये चंद्रशेखर आजाद पाठ से, ठीक है। तो 4 में से आपको 2 करना है, एक एक नंबर का आएगा, 2 नंबर आपको यहां से मिलेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, कह रहे हैं निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो अब शब्द सीमा भी दे दिया, अधिकतम शब्द कितना हो भैया 200 शब्द। अब आप गिन के थोड़ी लिखेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि लगभग 3 से 3.5 पेज 4 पेज तक का होना चाहिए, ये आपका ये होना। फिर आपको ध्यान रखना है कि किसके किसके ऊपर लिखना है, तो पर्यावरण प्रदूषण हमने दिया, विज्ञान अभिशाप या वरदान, यातायात के नियम, जनसंख्या के लाभ और हानि। तो ये भैया हो गया। अब आपको जब निबंध लिखना है तो आप ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ऊपर पेज पर किसके ऊपर, आप खुद ही देखिए क्या लिखूं, जब आपका पाठ है वहां खुद ही दिया है कि निबंध लिखने के लिए सबसे पहले क्या हो सकता है, विषय वस्तु सामग्री। तो किसके ऊपर लिखने हैं, सबसे ऊपर हम उसका नाम लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण, फिर उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर प्रस्तावना उसके लिखेंगे, फिर पर्यावरण प्रदूषण के से होने वाले लाभ, पर्यावरण प्रदूषण की हानियां, पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम के उपाय, ठीक है, और उपसंहार, जो आप लिख सकें वो आप उसको लिखेंगे। फिर है 10 नंबर, देखिए कि उत्तर मध्य रेलवे का एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई या सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो, ठीक है। उत्तर मध्य नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आप हम क्योंकि हम लोगों का जो क्षेत्र है वो उत्तर मध्य रेलवे में आता है, तो उसमें एक ऐसा पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई की सुविधा ना हो, उसके लिए। फिर अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए, अपनी रुचि आपकी इच्छा क्या है उसके अनुसार आप अपने मित्र को। तो ये 2 देखिए बिल्कुल नई चीज इस बार जो क्या कहते हैं यूपी बोर्ड ने अपना ऑफिशियल नया पेपर जारी किया है, उसमें ये जो आपका पत्र लेखन दिया तो बिल्कुल नया लेटेस्ट है, तो आप लोग बिल्कुल इसका अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये जो सुंदर सी क्लास है या जो इतना सुंदर सा जो इसका मैंने विश्लेषण किया आप लोगों के साथ में, अपने प्यारे साथियों के साथ जरूर शेयर करें, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बिल्कुल श्योर गारंटी के साथ कह रहा हूं, यहीं से और ऐसे ही पेपर आएगा, बिल्कुल बिना किसी संदेह के आप इसको रख लीजिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिए। अगली क्लास में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ संध्या।